अभिवादन। आज हम दुनिया के नक्शे पर कुछ खास जगहों पर गौर करने वाले हैं। नमस्कार। वो स्थान जहां आने वाले समय में कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें सम्मेलन होने वाले हैं। हमारे पास देखिए स्रोतों से मिली एक सूची है। जी। इसमें G7 से लेकर ब्रिक्स, आसियान, हिंद महासागर सम्मेलन सबका जिक्र है और उनके आयोजन स्थल दिए गए हैं। तो ये महज शहरों के नाम नहीं है ना? बिल्कुल। इनके पीछे अक्सर कोई कहानी या कह सकते हैं रणनीति छिपी होती है। बिल्कुल। और ये सूची अपने आप में दिलचस्प है। ये दिखाती है कि दुनिया भर में अहम फैसले और संवाद कहाँ हो रहे हैं। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन जगहों के चुनाव के पीछे के मायने समझें और ये भी देखें कि ये स्थान खुद इन बैठकों के एजेंडा या माहौल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं है, बल्कि ये कूटनीति का भी एक, आप कह सकती हैं, अहम पहलू है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत भारत से ही करते हैं। जी। सूची में 2 जिक्र हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में और दूसरा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में। अब नई दिल्ली तो राजधानी है, समझ आता है, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस के लिए भुवनेश्वर का चुनाव थोड़ा चौंकाता है। क्या सोच हो सकती है इन दोनों के पीछे? हाँ, देखिए, दोनों ही चुनाव काफी सोच समझकर किए गए लगते हैं। अच्छा। नई दिल्ली में जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ, वो भारत की सदियों पुरानी बौद्ध विरासत और उसके सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाता है। जी। ये सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हाँ, भारत खुद को बौद्ध धर्म के उद्गम स्थल के रूप में पेश करके दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के जो बौद्ध बहुल देश हैं, उनके साथ अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को नई ऊर्जा देना चाहता है। इसका कोई रणनीतिक पहलू भी है? सिर्फ सांस्कृतिक जुड़ाव से आगे? निश्चित रूप से। देखिए, ऐसे समय में जब एशिया में भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देना, विश्वास बहाली और आपसी समझ बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। ये सम्मेलन भारत को उन देशों के साथ संवाद का एक अतिरिक्त मंच देता है, जिनके साथ उसके महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इसका चयन वाकई दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, आमतौर पर ऐसे बड़े आयोजन दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में होते रहे हैं। हाँ, इसलिए भुवनेश्वर थोड़ा अलग लगा। बिल्कुल। भुवनेश्वर, जो पूर्वी भारत का एक तेजी से विकसित होता शहर है, उसको चुनना कई संकेत देता है। जैसे? एक तो ये दिखाता है कि दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव को केवल बड़े महानगरों तक सीमित न रखने की सोच है। अच्छा। दूसरे, ये भारत की कोशिश हो सकती है कि वो अपने अलग अलग क्षेत्रों की विकास गाथा और क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करे। हाँ, ये बात भी है। ये दिखाता है कि अवसर और विकास अब भारत के कई कोनों में फैल रहे हैं। ये एक तरह से निवेश और अवसरों के विकेंद्रीकरण का भी प्रतीक है। यानी ये सिर्फ प्रवासियों को जोड़ने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर पेश करने का भी एक जरिया है। बिल्कुल। ये आयोजन वैश्विक भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने और उन्हें भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाने का तो एक मंच है ही। हाँ। साथ ही ये मेजबान शहर और राज्य के लिए भी अपनी क्षमताएं दिखाने का एक बड़ा अवसर होता है। सही। तो कुल मिलाकर नई दिल्ली और भुवनेश्वर के ये आयोजन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, अपनी सांस्कृतिक धरोहर का लाभ उठाने और विकास को देश के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। भारत की अपनी भूमिका तो है, लेकिन हिंद महासागर वो तो एक बड़ा साझा मंच है। वहाँ कई देशों के हित जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। अगला जिक्र है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का, जो मस्कट, ओमान में होगा। क्या इस सम्मेलन के स्थान का चुनाव क्षेत्र की जो जटिल भू राजनीति है उसको दर्शाता है? हिंद महासागर क्षेत्र देखिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ। दुनिया का बड़ा समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है और कई बड़ी शक्तियों के हित यहाँ टकराते हैं। मस्कट, ओमान में सम्मेलन का आयोजन कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। कैसे? आप ओमान की भौगोलिक स्थिति देखिए। वो हॉर्मुज जलदमरू मध्य के पास है, अरब सागर के मुहाने पर। जी। यह उसे समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए एक स्वाभाविक केंद्र बनाता है। और ओमान की एक छवि तटस्थ मध्यस्थ की भी रही है ना?
क्या इस मेजबानी से वो अपनी इस भूमिका को और मजबूत करना चाहेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। ओमान ने पारंपरिक रूप से क्षेत्र के कई जटिल विवादों में पर्दे के पीछे रहकर या खुलकर मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। हाँ। तो इस सम्मेलन की मेजबानी करके ओमान न केवल अपनी तटस्थ छवि को पुष्ट करता है, बल्कि खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में एक जिम्मेदार और कह सकते हैं रचनात्मक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में भी प्रस्तुत करता है। यह सम्मेलन समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने यानी IUU फिशिंग, जलवायु परिवर्तन के समुद्री पर्यावरण पर पड़ते प्रभाव और खास तौर पर नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी जैसे साझा हितों के मुद्दों पर संवाद और सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। आपने नीली अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकती हैं? क्या ये अब हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख फोकस बन गया है? बिल्कुल। नीली अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब है समुद्री संसाधनों का टिकाऊ और जिम्मेदाराना तरीके से आर्थिक विकास के लिए उपयोग करना। अच्छा। इसमें पारंपरिक मछली पालन से लेकर समुद्री पर्यटन, समुद्री परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अपतटीय पवन ऊर्जा और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ शामिल है। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के लिए जिनकी अर्थव्यवस्थाएं और जीवन यापन समुद्र पर बहुत निर्भर करता है, ये अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण है। मस्कट सम्मेलन में इस पर विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये न केवल आर्थिक विकास का मार्ग खोलता है, बल्कि समुद्री पर्यावरण के संरक्षण की जरूरत को भी स्वीकार करता है। ओमान जैसे देश इसमें नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। हिंद महासागर के सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों से हटकर अब जरा उन क्षेत्रीय समूहों को देखते हैं जिनका मुख्य फोकस सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में। हाँ। हमारी सूची में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में और 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआला लंपुर मलेशिया में बताया गया है। जी, ये दोनों ही क्षेत्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, हालांकि इनका दायरा और फोकस थोड़ा अलग-अलग है। अच्छा। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का होना यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये थाईलैंड की भूमिका को दर्शाता है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है, और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी होने के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख आर्थिक और लॉजिस्टिक हब भी है। हाँ, वो तो है। तो यहाँ सम्मेलन का होना थाईलैंड की इस उपक्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। बिम्स्टेक तो बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है, लेकिन आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसका दायरा और प्रभाव तो कहीं ज्यादा व्यापक माना जाता है। सही है। तो कुआलालंपुर में होने वाला शिखर सम्मेलन मलेशिया के लिए क्या मायने रखता है, खासकर जब 2025 में वो आसियान की अध्यक्षता भी करेगा? आसियान देखिए दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्षेत्रीय संस्था है। जी। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी एक आधुनिक विकसित शहर है और ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह सक्षम है। 2025 में आसियान की अध्यक्षता मलेशिया को एक बड़ा अवसर देगी कि वो क्षेत्रीय एजेंडा तय करे। सही। इस शिखर सम्मेलन के जरिए मलेशिया सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को और गहरा करने, दक्षिण चीन सागर जैसे जटिल राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर साझा रुख बनाने की कोशिश करने और म्यांमार संकट जैसी आंतरिक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दे सकता है। अच्छा। तो कुआलालंपुर का चयन मलेशिया की नेतृत्व क्षमता और आसियान के केंद्र में उसकी भूमिका को उजागर करता है। क्या इन दोनों संगठनों बिम्स्टेक और आसियान के बीच कोई प्रतिस्पर्धा या मतलब ओवरलैप भी है? बैंकॉक और कुआलालंपुर का लगभग एक ही समय में मेजबानी करना क्या संकेत देता है? प्रतिस्पर्धा कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन हाँ, कुछ सदस्य देश दोनों का हिस्सा है तो उससे थोड़ा ओवरलैप जरूर है। हाँ। लेकिन इनका फोकस अलग है। आसियान ज्यादा व्यापक और राजनीतिक रूप से एकीकृत है, जबकि बिम्स्टेक का मुख्य जोर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर है। बैंकॉक और कुआलालंपुर में लगभग एक साथ शिखर सम्मेलनों का होना दिखाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कूटनीति का एक बेहद सक्रिय और जीवंत अखाड़ा है, जहां विभिन्न स्तरों पर सहयोग और संवाद लगातार जारी है। क्षेत्रीय सहयोग की बात हो रही है तो नेपाल की एक नई पहल सागरमाथा संवाद भी ध्यान खींचती है। ये काठमांडू में प्रस्तावित है। हाँ, सागरमाथा संवाद। ये नाम, जो माउंट एवरेस्ट के नेपाली नाम पर है, अपने आप में काफी कुछ कहता है।
क्या ये सिर्फ एक और सम्मेलन है या कुछ ज्यादा? सागरमाथा संवाद सिर्फ एक और सम्मेलन से कहीं बढ़कर होने की महत्वाकांक्षा रखता है, ऐसा लगता है। अच्छा। काठमांडू में इस पहले संवाद का आयोजन नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है नेपाल को वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थव्यवस्थाओं की जो नाजुक स्थिति है, सतत विकास और इनके आपसी संबंधों जैसे विषयों पर संवाद के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित करना। क्या ये नेपाल की कोशिश है कि वो सिर्फ अपने दो बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के बीच फंसा हुआ महसूस ना करे, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर अपनी एक स्वतंत्र आवाज और पहचान बनाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने उठाया। हिमालयी देश होने के नाते नेपाल जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को, जैसे पिघलते ग्लेशियर्स हैं, बाढ़ का बढ़ता खतरा है और पर्वतीय पारिस्थितिकी पर जो असर पड़ रहा है, उसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा झेलने वाले देशों में से है। हाँ, बिल्कुल। तो सागरमाथा संवाद नेपाल को एक ऐसा मंच देता है जहां वो अपनी चिंताओं और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा कर सके, विशेषज्ञता का आदान प्रदान कर सके और इन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटा सके। ये निश्चित रूप से नेपाल को अपनी विदेश नीति में एक नया आयाम जोड़ने और वैश्विक मंच पर अपनी प्रोफाइल बढ़ाने में मदद कर सकता है। सही है। जो उसे सिर्फ दो पड़ोसियों के संदर्भ से हटकर देखने में सहायक होगा। और काठमांडू का चयन तो स्वाभाविक है, राजधानी होने के नाते और हिमालय के प्रतीक के रूप में भी। ये तो हुए क्षेत्रीय मंच और कुछ विशिष्ट पहलें। अब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूहों पर आते हैं। जी। सूची में G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जिक्र है, जो कनानास्किस, कनाडा में होगा। ये नाम किसी बड़े शहर का नहीं लगता। ऐसी थोड़ी अलग-थलग जगह क्यों चुनी जाती है अक्सर G7 के लिए? हाँ, कनानास्किस ये कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में रॉकी पर्वत श्रृंखला में बसा एक खूबसूरत, लेकिन जैसा आपने कहा, अपेक्षाकृत एकांत पर्वतीय क्षेत्र है। अच्छा, G7 जैसे उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों के लिए अक्सर ऐसी जगहों का चयन कई कारणों से किया जाता है। पहला और सबसे स्पष्ट कारण है सुरक्षा। सुरक्षा। जी, ऐसे स्थानों पर सुरक्षा घेरा बनाना और उसे नियंत्रित करना किसी बड़े शहर की तुलना में आसान होता है। दूसरा, यह नेताओं को शहरी भागदौड़ और भटकाव से दूर एक शांत माहौल में गंभीर वैश्विक मुद्दों पर गहराई से और बिना बाधा के चर्चा करने का अवसर देता है। रिट्रीट जैसा। हाँ, इसे रिट्रीट फॉर्मेट भी कहते हैं, जो ज्यादा अनौपचारिक और सीधी बातचीत को प्रोत्साहित कर सकता है। लेकिन क्या G7 अब भी उतना प्रभावशाली है, खासकर जब दुनिया बहुत ध्रुवीय होती जा रही है और ब्रिक्स जैसे समूह उभर रहे हैं? कनानास्किस के शांत माहौल में लिए गए फैसलों का असर कितना होता है? ये एक वैध सवाल है। G7 जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व है, आज भी दुनिया की प्रमुख विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। हाँ, वो तो है। अभी भी काफी ज्यादा है। कनानकिस में होने वाली बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ संबंध, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई जैसे मुद्दे हावी रहने की संभावना है। जी। हाँ, ये सच है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और G7 को अब G20 और ब्रिक्स जैसे समूहों की बढ़ती आवाज को सुनना और उनके साथ समन्वय बनाना पड़ता है। सही। लेकिन अपने सदस्य देशों के बीच नीतियों में तालमेल बिठाने और एक साझा पश्चिमी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। कनानकिस जैसी जगह इस आंतरिक तालमेल को साधने में मददगार हो सकती है। और G7 के बरक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स भी 2025 में अपना 17वां शिखर सम्मेलन कर रहा है। हाँ, और वो भी ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध और जीवंत शहर रियो डे जेनेरियो में। कनानकिस के एकांत से एकदम विपरीत माहौल। बिल्कुल। रियो डी जेनेरियो का चयन अपने आप में ब्रिक्स समूह के चरित्र और उसकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। कैसे? ब्रिक्स, जिसमें मूल 5 सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और अब तो कई नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। हाँ, विस्तार हुआ है। जी, ये दुनिया की प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो रियो जैसे बड़े, प्रतिष्ठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर में शिखर सम्मेलन का आयोजन समूह में ब्राजील और व्यापक रूप से लैटिन अमेरिका के महत्व को उजागर करता है। यह कनानस्किस के एकांत रिट्रीट के बजाय
दुनिया के सामने अपनी बढ़ती ताकत और सामूहिक आवाज का एक खुला प्रदर्शन जैसा है। हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार भी हुआ है, तो रियो में मुख्य मुद्दे क्या हो सकते हैं? क्या यह समूह अब पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF को एक वास्तविक चुनौती देने की स्थिति में है? देखिए, ब्रिक्स के विस्तार ने निश्चित रूप से इसके वैश्विक वजन को बढ़ाया है। जी। रियो शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को, खासकर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना एक प्रमुख एजेंडा हो सकता है। अच्छा। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की भूमिका को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक शासन संरचनाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को दोहराया जा सकता है, ताकि विकासशील दुनिया को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। यह कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी कि यह मौजूदा संस्थानों को पूरी तरह चुनौती दे रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक वैकल्पिक दृष्टिकोण और विकासशील देशों के हितों को मजबूती से रखने वाला एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। रियो का चयन इसी आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो हमने आज दुनिया के अलग-अलग कोनों की सैर की। नई दिल्ली और भुवनेश्वर से लेकर मस्कट, बैंकॉक, कुआलालंपुर, काठमांडू, फिर कनाडा के पहाड़ों में कनानास्किस और ब्राजील के चहल-पहल भरे रियो डी जेनेरियो तक। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि वैश्विक संवाद किसी एक जगह केंद्रित नहीं है। सही कहा। ये भौगोलिक विविधता इस बात का प्रमाण है कि दुनिया सचमुच बहुध्रुवीय हो गई है और महत्वपूर्ण फैसले अब केवल कुछ पारंपरिक शक्ति केंद्रों में ही नहीं लिए जाते। हर स्थान, चाहे वो नई दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, मस्कट की रणनीतिक समुद्री स्थिति हो, कनानिस्किस का एकांत हो या रियो का खुलापन, इन बैठकों को एक विशिष्ट संदर्भ और माहौल प्रदान करता है। सही। ये सिर्फ जगहों का चुनाव नहीं, बल्कि ये वैश्विक कूटनीति की बदलती तस्वीर का आईना है। बिल्कुल। ये महज शहरों या जगहों के नाम नहीं रह जाते, बल्कि ये वो मंच बन जाते हैं जहां वैश्विक भविष्य की दिशा तय करने वाली बातचीत होती है। जी। जहां अलग-अलग देशों के नेता मिलते हैं, असहमत होते हैं, सहमत होते हैं और जहां नीतियां आकार लेती हैं। इन स्थानों का चयन खुद अपने आप में गहरा संदेश दे सकता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ। किसी खास शहर या स्थान का इन महत्वपूर्ण सम्मेलनों की मेजबानी के लिए चुना जाना मेजबान देश की अपनी प्राथमिकताओं, उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिशों और दुनिया में उसकी भूमिका के बारे में क्या कहता है। सोचने वाली बात है। और क्या ऐसा लगता है कि किसी जगह की खासियत, उसका इतिहास या उसका माहौल वहां होने वाली बातचीत और उसके नतीजों पर भी कोई असर डाल सकता है? क्या कूटनीति में जगह की रूह, मतलब स्पिरिट ऑफ द प्लेस, भी मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।